सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के जनरल वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है संसदीय शासन प्रणाली के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने लोकतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया। संसदीय शासन प्रणाली में जो सत्ता है उसका विभाजन 2 स्तरों पर किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार आते हैं। केंद्र सरकार पूरे देश का शासन देखती है और राज्य सरकारें अपने अपने राज्य को शासन की देखरेख करती हैं। इसी तरह हमारे देश में शासन को अच्छे से चलाने के लिए एक और स्तर बनाया गया है जिसे हम स्थानीय स्तर कहते हैं। इसमें हमारी पंचायतें, नगर निगम, नगर पालिका वो सब आ जाती हैं, ताकि जो नई पॉलिसी बननी है, कोई भी निर्णय लेना है, वो शीघ्रतापूर्ण लिया जा सके। इसीलिए तीसरे स्तर को भारत में अपनाया गया, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, तो उसे चलाने के लिए अच्छे रूप से हमें सत्ता का विभाजन किया गया केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के बीच में। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, संसदीय शासन प्रणाली। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली। सबसे पहले हम देखते हैं संसदीय सरकार का अर्थ क्या है। संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, जो इसमें वास्तविक रूप से काम करता है वो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है और राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं। देखिए, भारत की संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका, अर्थात जितनी भी पॉलिसियां बनती हैं, जितने भी नए निर्णय लिए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल मिलकर लेता है। राष्ट्रपति तो सिर्फ उन पर अनुमति प्रदान करता है। तो जो वास्तविक रूप से काम करते हैं, पॉलिसियां बनाना, नए नए विदेश संबंध स्थापित करना, वो सब काम प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करता है। राष्ट्रपति तो सिर्फ उस पर मोहर लगाने का काम करता है। इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की पालिका और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि देश का वास्तविक शासन वही चलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जितने भी निर्णय, जितने भी प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, वो सब भारत की संसद में ही पारित किए जाते हैं। उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। तो जो वास्तविक रूप से काम करता है देश के विकास के लिए, वो है हमारा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। चलिए अब हम देखते हैं संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता देखिए, संसदीय सरकार में देश का मुखिया नाम मात्र का होता है
और उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि जो वास्तविक निर्णय लेने हैं, उन्हें लागू करना है, वो सब काम मंत्रिमंडल करते हैं। राष्ट्रपति तो सिर्फ उसे अनुमोदित करने का काम करते हैं। अगला है संसदीय सरकार में नाम मात्र और वास्तविक दो तरह की कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका और राष्ट्रपति नाम मात्र का। तीसरा पॉइंट, संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि देखिए एक का काम है नई नई नीतियों को लाना और दूसरे का काम क्या, उसको लागू करना। जो विधायिका है वो कानून बनाने का, नए नियम नई पॉलिसियाँ बनाने का काम करती है, और जो कार्यपालिका है वो उसको लागू करने का काम करती है देश में। तो संसदीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं और वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कुछ और विशेषताएं देखते हैं हम संसदीय सरकार की। संसदीय सरकार में कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त हो। देखिए हम कहते हैं हमारा देश बहु पार्टी वाला है, मतलब यहाँ पर बहुत से राजनीतिक दल हैं, लेकिन सरकार कौन बना सकता है? केवल वही दल जिसे बहुमत मिला हो। जिस दल को बहुमत मिलता है वो अपने में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देखिए हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा ही प्रभावित करता है। जैसे पंडित नेहरू जी का चमत्कारी व्यक्तित्व, कितने साल वो देखिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो जो हमारा देश के लोग हैं वो व्यक्ति विशेष को देखकर कई बार वोट डालते हैं। तो जब बहुमत जिस दल को प्राप्त होता है वो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं जो कि लोगों के लिए रोल मॉडल हो। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। संसदीय शासन में राज्य का मुखिया सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यद्यपि यह औपचारिकता मात्र है, संसद में बहुमत दल का व्यक्ति ही सरकार का अध्यक्ष बनता है। मतलब जिस व्यक्ति को बहुमत दल वाले लोग प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करते हैं, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को उस पद की शपथ दिलवाता है। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री ही सरकार की धुरी होता है, जो देश का शासन चलाने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री किस किस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहता है ये उसकी समझ पर निर्भर करता है। कुछ और विशेषताएं देखते हैं हम संसदीय सरकार की। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल की कार्यवाही गोपनीय होती है। मतलब जो भी वो नई पॉलिसियां बना रहे हैं वो जब बन जाती हैं तो ही जनता को पता चलती है, उससे पहले नहीं पता चलती। संसदीय सरकार चुनावों को बहुत महत्व देती है, क्योंकि उसी के बेस पे ही ये निर्धारित होना होता है कि कौन सा दल सत्ता में आएगा। अगर चुनाव नहीं होंगे तो देश नहीं चल पाएगा संसदीय सरकार वाला। इससे विधानमंडल का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। मतलब जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं, मतलब चुने जाते हैं, उनको वोट डालकर हम नहीं चुनते। संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक मंत्री होता है। वही विभाग की नीतियों की सफलता और असफलता के लिए उत्तरदायी होता है।
मान लीजिए किसी विभाग में कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए वो मंत्री उत्तरदायी होता है। संसदीय सरकार में संसद सर्वोच्च होती है और शक्ति का वास्तविक केंद्र होती है। संसदीय सरकार में विपक्षी दल को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है, मतलब वो लोग अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर सरकार की कोई नीतियाँ उन्हें अच्छी नहीं लगती तो वो उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें विपक्ष को भी पूरा सम्मान मिलता है। अब हम देख लेते हैं इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहला, बहुमत जिसे प्राप्त होगा उस दल का शासन होगा। देखिए, अगर हम कहें कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली ना अपनाएं, हमारा 130 करोड़ की आबादी वाला देश है, अगर कोई चलाने वाला एक शासक ना हो तो 130 करोड़ लोगों को अगर बैठ के किसी निर्णय लेना हो, कोई नीति बनानी हो तो कितना मुश्किल है देखिए। तो इसीलिए देश को चलाने के लिए एक शासक चाहिए होता है। और ऐसा नहीं हो, देखिए बहुत से दल होते हैं, अगर ऐसी पॉलिसी ना हो कि बहुमत वाला दल सरकार बनाए तो सभी दल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो इसीलिए जो जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वहाँ पर यही प्रचलन है कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा वही दल सरकार बनाएगा। लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो पूरी सरकार को ही बर्खास्त किया जा सकता है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, आप सभी ने जाना कि राष्ट्रपति जो है नाम मात्र है और प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका है। केंद्रीय नेतृत्व, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है और वे मंत्री परिषद के प्रमुख होता है। दोहरी सदस्यता, मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। देखिए, द्विसदनीय विस्थापिका, संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में द्विसदन को अपनाया गया, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। देखिए, जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हें हम वोट डालकर चुनते हैं, जबकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं, मतलब उनका नामांकन किया जाता है। आगे है देखिए, स्वतंत्र लोक सेवा, संसदीय प्रणाली में चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति की जाती है। गोपनीयता, कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यकारी बैठकों, नीति निर्माण आदि के मुद्दे पर गोपनीयता का पालन करना होता है। देखिए, जहाँ हर चीज़ के कुछ लाभ हैं वहाँ दोष भी हैं। संसदीय प्रणाली की हमें अनेक लाभ हैं। देखिए, अब इसके कुछ दोष भी हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। देखिए, संसदीय सरकार की राजनीतिक कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारियों पर अधिक आश्रित होती है। देखिए, मंत्री इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो वो आगे जो है आईएएस ऑफिसर्स पर आश्रित होते हैं। तो कई बार मिलकर ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार को भी जन्म देती हैं या काम करने में देरी की प्रथा को भी जन्म दे देती हैं। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि मंत्री जो हैं अधिकतर वो पढ़े लिखे नहीं होते और वो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स पर निर्भर करते हैं। तो कई बार इसमें भ्रष्टाचार या निर्कुंशता, मतलब काम करने में देरी होना, वो सब चांसेस रहते हैं। अनेक विद्वानों का मत यह भी है कि ऐसी सरकार संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी हो जाती है। अगर मान लीजिए संकट काल है तो हमें क्या है, इमीडिएट निर्णय लेने होते हैं, तो उसमें ये अधिक सक्सेसफुल नहीं है। इसमें विरोधी दल की भूमिका संसदीय कार्यवाही में बाधक होती है।
कई बार सरकार कोई अच्छा काम करना चाहती है लेकिन विरोधी उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। वो सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को भड़काते हैं और उस नए नियम को लागू होने से रोकते हैं। हो सकता है वो भलाई के लिए हो। इस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका हमेशा ही विधायिका की चमचागिरी के चक्कर में लगी रहती है ताकि उसका पद ना चला जाए। तो जो संसदीय सरकार में कार्यपालिका अधिक दुर्बल होती है। आइए कुछ दोष और देखते हैं हम इसके। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री की शक्तियां असीमित होती हैं, तो कई बार उसके निरंकुश मतलब तानाशाह होने का भी भय बना रहता है। संसदीय सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है। मान लीजिए कोई गठबंधन की सरकार है, तो जिसने समर्थन दिया है, जिन राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को समर्थन देकर सरकार बनाने में सहयोग दिया है, अगर मान लीजिए वो अपना समर्थन वापस ले लें तो सरकार उसी समय गिर सकती है। तो इसीलिए इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के महत्व को कम कर देता है। इसमें शासन व्यवस्था के वे लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाते जो इन सिद्धांतों के लागू होने से प्राप्त होने चाहिए थे। इसमें दलबंदी को भी प्रोत्साहन मिलता है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 100 सीटें हैं और जो प्रमुख पार्टियां हैं उनमें से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो वो जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं या छोटी पार्टियां उन्हें अपने में जब शामिल करके सरकार बनाने का प्रयास करती हैं, तो इससे क्या है, दलबंदी या भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अब हम जान लेते हैं संसदीय सरकार अच्छे से काम करे और वो देश को सफलता से चलाए, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है। सबसे पहले विरोधी दल को अनावश्यक आलोचना से परहेज करना चाहिए। दूसरी, संसदीय शासन प्रणाली में प्रतियोगिता दल व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो वो तानाशाही ही बन जाएगी। मान लीजिए एक ही पार्टी बार बार सरकार बनाए तो वो तो तानाशाही बन जाएगी फिर तो। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष को ध्वज मात्र बनकर ही कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अनावश्यक कार्यों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। मतलब कि उन्हें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं करने दें, लेकिन किसी गलत अध्यादेश को भी पारित मत करें, ऐसा होना चाहिए जो हमारा राष्ट्रपति है। सत्तारूढ़ दल को जनमत का सम्मान करते रहना चाहिए, कभी भी जनता की भावनाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि लोग उस पार्टी के अगेंस्ट हो जाएं। चलिए कुछ और शर्तें जान लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में संसद को सर्वोच्च माना जाता है और उसकी कार्यवाही में अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न करने से परहेज किया जाता है। संसदीय शासन में कार्यपालिका के पास उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए संपूर्ण शक्तियां होनी चाहिए। विधायिका को नियंत्रण में कुछ ढील दी जाए। स्पीकर को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली में भी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जैसा कि हम बहुत बार देखते हैं, आपने कभी संसद की कार्यवाही देखी हो तो जो नेता हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उससे भी बचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।